नमस्ते ऑल ऑफ यू। आज परफेक्ट लर्निंग हैशटैग समागम आपके लिए लेकर आया है चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। वेरिएशंस मतलब डिफरेंस, अलग अलग होना। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड एंड एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। After studying this chapter, you will be able to just understand what are psychological attributes, यानी psychological qualities क्या क्या होती हैं. You will be able to learn different methods to use to assess psychological attributes, यानी जो psychological qualities होती हैं उनको assess कैसे किया जाता है. बाकी ये सारी terminologies हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. फिर you will be able to explain what constitute intelligent behavior, यानी intelligent behavior किस किस चीजों का प्रोडक्ट होता है. Then you will learn how the psychologist assess intelligent, means वो assessment कैसे करते हैं, वो intelligence को record कैसे करते हैं और evaluate कैसे करते हैं. Then you will be able to understand that intelligent is having different meaning in different cultures. So intelligence basically differ in culture to culture also. मतलब इस कल्चर में जो इंटेलिजेंस का मतलब है वो दूसरे कल्चर में नहीं होगा. So this will also we will be learning. Then understanding the difference between intelligence and aptitude. हम ये पता लगाएंगे, ये हमें पता चलेगा कि इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में डिफरेंस होता है. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. Introduction. It is very important to just read the introduction because introduction is very useful. It gives you a index kind of thing that what will you study and how you will study. So the introduction of this chapter is, we see people are different from each other in many ways. हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, आपके घर में देखते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को, क्लास में क्लासमेट्स को देखते हैं. सब अपने आप में डिफरेंट होते हैं, सब यूनिक होते हैं. जो किसी के अंदर होता है वो दूसरे में नहीं होता है. सो ये बेसिक डिफरेंस हमें पता चला है और हम देखते हैं ये अपनी लाइफ में. फिर जो डिफरेंस होते हैं उसका असेसमेंट कैसे करते हैं हम, वो इस चैप्टर में देखने वाले हैं. फिर द मेन कंसर्न, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, पहले हमने पढ़ा था साइकोलॉजी की रूट्स फिलॉसफी में थी. पहले वो सोल पे कंसंट्रेट करती थी, बट अब जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो इंडिविजुअल डिफरेंस पर फोकस करती है. जब गैल्टन आए तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये क्या है आप सोच रहे होंगे, इसे हम आगे पढ़ेंगे. देन द पॉपुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो साइकोलॉजिकल क्वालिटी है जो कि लोगों की साइकोलॉजिस्ट के इंटरेस्ट की है, जो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जिसमें उन्हें रिसर्च करने का बहुत मन करता है, वो है इंटेलिजेंस, क्योंकि ये बहुत उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ. तो इंटेलिजेंस एक बहुत पॉपुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है. एट्रीब्यूट यानी क्वालिटी. और इसमें हम स्टडी करेंगे एवरीथिंग अबाउट इंटेलिजेंस. इस चैप्टर में हम इंटेलिजेंस के बारे में हर चीज वो पढ़ेंगे जो हमारे एज ग्रुप के मतलब जो एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट इस एज ग्रुप में पता होनी चाहिए. द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग. बेसिकली ये पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है, सो इट सेज दैट द वेरिएशन एड्स कलर एंड ब्यूटी टू नेचर. अगर नेचर में सारी चीज या तो रेड कलर की होगी, या तो ब्लू कलर की होगी, या येलो कलर की होगी, या ग्रीन कलर की होगी, मतलब सिर्फ एक कलर की होगी, तो इससे बहुत आपको चीजें बोरिंग लगने लगेंगी, आपको वो अट्रैक्टिव नहीं लगेंगी, वो सुंदर नहीं लगेगी, आपको दुनिया को देखने में कुछ अच्छा फील नहीं होगा. सेम पीपल ऑल्सो पोजेस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट. और जैसा नेचर में होता है वैसा ह्यूमंस में भी है, क्योंकि वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर. और नेचर वेरिएबिलिटी मीन्स वेरिएशन नेचर का एक फैक्ट, एक पार्ट है. और ह्यूमन बीइंग्स, पीपल इज ऑल्सो अ फैक्ट ऑफ नेचर, अ पार्ट ऑफ नेचर. तो उनमें भी डिफरेंस होना ये तो एक
बात है, पॉजिटिव रिलेशन वाली बात है, हो गई सही। तो हर पर्सन के अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेड्स होते हैं। सो ये बेसिक है सब्जेक्ट मैटर कि हाउ एंड व्हाई पीपल डिफर, लोग क्यों अलग होते हैं और कैसे अलग होते हैं। ये सब्जेक्ट मैटर है स्टडी का, वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। बेसिकली इस पैराग्राफ में जो चीजें आपको याद रखनी है, बेसिक जो आपको चीजें याद रखनी है, जो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, वो है इंडिविजुअल डिफरेंस, सिचुएशनिज्म एंड सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? इंडिविजुअल रेफरेंसेस refers to the distinctiveness and variations, यानी difference of people's characters and behavior patterns यानी उनके एक्शन करने के पैटर्न्स डिफरेंट। सो इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स द डिफरेंट वेज इन पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्शन डिफर, उसे कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। वही सिचुएशनिज्म मतलब when a certain situation and circumstance in just change your behavior, just influence your behavior। जब इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि भले ही एक, जैसे पिक्चर में शो हो रहा है, एक लड़की है, वो डोमिनेंट उसका कैरेक्टर है, वो उसका कैरेक्टर डोमिनेंट है। आप कैरेक्टर का एग्जाम्पल दे रही हूँ, फर्स्ट वाले का भी, और उसका बिहेवियर है वो सबको डोमिनेट करती है। सो उसका बिहेवियर है वो सबको चुप करा देती है, लेकिन अभी वो अपने बॉस के अंडर में है, ये एक सिचुएशन है। सो बॉस उसको डांट रहा है तो वो उस सिचुएशन में है कि वो अपने बॉस को कुछ कह नहीं सकती बिकॉज शी इज अ एम्प्लॉय। सो ये हो गई सिचुएशन कि बॉस डांट रहा है, वो नहीं कुछ कह सकती। सो दिस इज सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। एक ऐसे सर्कमस्टेंस और सिचुएशन के अंदर आपका जब बिहेवियर चेंज हो जाता है तो उसे सिचुएशनिज्म कहते हैं, और ये होता है। अब इस सिचुएशन को लेके कुछ लोगों का सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव है, वो क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ये रिजल्ट होता है इंटरैक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। सिचुएशनिज्म ये कहता है कि आपके इंटरनल जो फैक्टर्स है, आपके डोमिनेंस, वो जो भी है उसका, और एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बॉस आपको डांट रहा है, आप उसे कुछ नहीं कह सकते, ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। तो सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि आपका जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो रिजल्ट होता है एक इंटरैक्शन का, जब आपका इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स मिलते हैं। सो these three definitions are to be very much printed on your mind। so ये तीन आपको डेफिनेशन याद करनी है फर्स्ट पैराग्राफ में, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारी एवरीथिंग, मतलब जो हम पूरे दिन में जो भी करते हैं वो सब चीज में इन्वॉल्व होते हैं, और इतने सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं कि उनको काउंट करना इज इम्पॉसिबल, बट फिर भी हम थोड़ों को काउंट करके उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके टेस्ट बनाए हैं। सो असेसमेंट is the first step to understand psychological attributes। attributes यानी qualities। किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने के लिए, क्वालिटी को समझने के लिए फर्स्ट स्टेप होती है असेसमेंट की। अब आप सोच रहे होंगे कि असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब किसी पर्सन में कोई साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है कि नहीं, ये हम कैसे कह सकते हैं? ये हम तभी कह सकते हैं जब उस इंसान के अंदर हमें वो मेजर करने पे वो मेजरेबल अमाउंट में अगर है तो ही हम कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट, इस पर्सन के अंदर ये एट्रीब्यूट है। अगर हम उसे मेजर नहीं कर सकते तो हम उसे एज अ एट्रीब्यूट गिनेंगे ही नहीं। अभी जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं ये सिस्टमैटिक टेस्टिंग से साबित हो पाते हैं, और ये जो असेसमेंट होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मल असेसमेंट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फॉर्मल मीन्स ऑर्गेनाइज्ड, उन्हें साइंटिफिक मेथड्स वगैरह से
ड्राइव किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसे यूज करते हैं फॉर्मल असेसमेंट को। वहीं जो इनफॉर्मल असेसमेंट है वो वेरीज फ्रॉम केस टू केस, वो केस टू केस वेरी करता है। जो लोग, मान लीजिए मैंने मेरी क्लास में किसी को देखा और मैं इसको बोल रही हूँ कि यार ये तो मेरे से बहुत खराब तरीके से बात करती है, बहुत अकड़ू है, बहुत एटीट्यूड है इसमें। वहीं कोई मेरी दूसरी फ्रेंड है, उसके साथ में बहुत अच्छी पड़ती है, तो वो तो यही बोलेगी ना, शी इज वेरी फ्रेंडली। सो ये केस टू केस डिफर करता है। वहीं जो असेसर टू असेसर, मतलब जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर, ये डिफर करता है। एंड ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, वही एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ओपन होता है कोई भी से जो अनसाइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है, अनस्टैंडर्डाइज, अनऑर्गेनाइज्ड, वो होता है इनफॉर्मल। Some domains of psychological attributes means some main जो होते हैं साइकोलॉजिकल क्वालिटीज, उनकी बातें करते हैं। सो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, वो उनकी बहुत सारी डायमेंशन होती है, वो यूनी डायमेंशनल नहीं होते हैं। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ द फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को समझना। थिंक रैशनली, यानी सोच समझकर निर्णय लेना, सारी चीजों को देखना कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ को अच्छे से तोल मोल करके देखना और फिर कुछ डिसीजन पे पहुंचना, ये होता है रैशनली थिंक करना। एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, यानी जुगाड़ूपन। ओके, सो जुगाड़ू इज अ टर्म वी कैन यूज हियर टू यूज अवेलेबल रिसोर्सेज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। सो ये होती है इंटेलिजेंस। सो बेसिकली ये इंटेलिजेंस अगर हम इसे मेजर करते हैं तो ये क्या करती है? सो इट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल मेजर ऑफ अ पर्सन्स जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, यानी इंसान मेंटली क्या कुछ कर सकता है, स्कूलिंग में क्या अच्छा कर सकता है। इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि जो इंसान स्कूलिंग में बहुत अच्छा हो वो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल ही रहेगा, और अगर स्कूल में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ में अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है। इंटेलिजेंस सिर्फ हमें ये बताती है एक पर्सन अपनी कॉग्निटिव रिलेटेड टू नोइंग परसीविंग, ये स्कूलिंग स्किल्स पे कैसा होगा ग्लोबल मेजर पे। वही हमारा जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो है एप्टीट्यूड। सेकंड क्वालिटी है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब एक इंडिविजुअल की अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, एक आपकी अंदर आपका पोटेंशियल कि आप कोई सी स्किल को एक्वायर कर सकते हो, ये होता है एप्टीट्यूड। सो एप्टीट्यूड टेस्ट से क्या पता चलता है? एप्टीट्यूड को जब आपका एप्टीट्यूड आपको पता होता है तो ये हेल्प करता है टू प्रिडिक्ट व्हाट विल एन इंडिविजुअल बी एबल टू डू। मतलब अगर आपका एप्टीट्यूड पड़ता है कि मान लीजिए आपका पोटेंशियल है कि आप लॉ की फील्ड में अच्छे से कर सकते हैं, आप एक्वायर कर सकते हैं स्किल लॉ की, सो आपको उस हिसाब की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको ये और एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो आप 100% वो कर पाएंगे। तो ये है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का ये रोल है। वहीं जो थर्ड हमारी एबिलिटी है वो है इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट इज द प्रेफरेंस टू एंगेज इन एन एक्टिविटी। इंटरेस्ट मतलब आपकी प्रेफरेंस कि आपको ये करना है। अच्छा, जब आपको आपका इंटरेस्ट पता होगा तो आप क्या करेंगे? जब आपको आपको अपना इंटरेस्ट पता होगा तो आपको बहुत इजीली आपका सब्जेक्ट ऑप्ट करने में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जो 10th वालों की होती है कि भैया रिजल्ट आ गया, अब सब्जेक्ट कौन सा लेना है, ये आप फेस नहीं करेंगे इसमें, और आपकी लाइफ सेटिस्फैक्ट्री जॉब मिलने के चांसेस 100% है। मान लीजिए मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा इंटरेस्ट है, तो मुझे पता है मुझे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज लेना है, और ह्यूमैनिटीज लेके मैं इसमें डांस एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लूंगी
एंड फिर मैं अपना करियर उसी में बनाऊंगी, तो ये मेरी लाइफ का एक सेटिस्फैक्टरी जॉब बन जाएगा। तो ये अगर आपको अपना इंटरेस्ट पता होगा तो ये चीजें आपको आसानी से हो जाएंगी। Fourth is personality. Personality is the permanent characteristics which make a person different from others. अब कुछ लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन होता है कि पर्सनैलिटी मतलब फिजिकल अपीयरेंस, ये हीरो अच्छा दिखता है, वो हीरोइन अच्छी दिखती है, ये ऐसा वो नहीं। पर्सनैलिटी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है। पर्सनैलिटी इज अ परमानेंट कैरेक्टर, यानी कोई इंसान डोमिनेंट है, कोई इंसान शाय है, कोई इंसान टॉकेटिव है, सो ये होती है पर्सनैलिटी। ये नहीं होती कि उसकी बॉडी अच्छी है, उसका ये अच्छा, उसका वो अच्छा, उसके फीचर्स अच्छे हैं, ये पर्सनैलिटी नहीं होती है। अच्छा, अगर आपके बारे में आपको पता होगा आपकी पर्सनैलिटी क्या है, तो वो आपको कैसे फायदा करेगी? ये आपको ऐसे फायदा करेगी कि वो आपको बताएगी, इट विल एक्सप्लेन यू वंस बिहेवियर एंड प्रिडिक्ट इट। अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी पता है कि हाँ ये गुस्से वाला है, बहुत जल्दी गुस्सा करता है, तो आपको पता रहेगा कि ये कैसे बिहेव करेगा और आप प्रिडिक्ट कर पाओगे भैया ऐसा ऐसा हो गया, अब तो ये गुस्सा आ जाएगा, इसको चिल्लाने आ जाएगा। सो पर्सनैलिटी को जब आप टेस्ट करते हैं, पर्सनैलिटी आपको पता होती है, सो आपको ये सारी चीजें पता होती है, आप उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर पाते हैं और उसका बिहेवियर को एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। नाउ द फिफ्थ एट्रीब्यूट इज वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यूज आर द परमानेंट बिलीफ और आइडियल मेथड ऑफ बिहेविंग। मतलब परमानेंट बिलीव्स, आपके दिमाग में हमेशा वो सेट रहता है कि ये सही है, ये गलत है, ये हमें करना चाहिए, वो हमें नहीं करना चाहिए। एक आइडियल मॉडल आपके दिमाग में रहता है जो कि कल्चर से भी इन्फ्लुएंस होता है, जो कि आपके बिहेवियर के लिए एज अ मॉडल का काम करता है। अगर आपको आपके वैल्यूज पता होंगे तो अगर वैल्यूज का रोल क्या है? वैल्यूज का रोल ये है कि इट गाइड्स योर एक्शंस ऑफ लाइफ, कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, एंड जजिंग अदर्स। वैल्यूज आपको दूसरों पर टिप्पणी करने के लिए एक फैक्ट है। अगर आपकी वैल्यूज ऐसी हैं तो आप जैसे आप इंडियंस में आप नमस्ते करते हैं, और वहीं अगर आप को कोई हाय कर दे तो आप बोलेंगे सुबह सुबह हाय दे रहा है भैया, इसको और कुछ काम नहीं, सुबह से ही हाय दे रहा है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ वैल्यू। वैल्यू आपको गाइड करता है आपके एक्शंस के लिए आपकी लाइफ में, और दूसरों को जज करने के लिए। तो चलिए, अब हमने पढ़ तो लिया कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वालिटीज होती है जिनके ऊपर स्टडी की जाती है, जिन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं द असेसमेंट मेथड्स, कि हम उस डेटा को ड्राइव कैसे करते हैं, हमें पता कैसे लगाते हैं। तो पहली चीज है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होता है, ठीक है। इसके अंदर एक आता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर एक और टेस्ट आता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट का पार्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये मेजर करता है सारे डायमेंशंस को। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये मेजर करता है सारे डायमेंशंस को। सो द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या करता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट करता है पर्सनैलिटी का, जो हमने पढ़ा था परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक। What is the personality is basically it is the permanent characteristics. Now the second assessment is interview. Interview means seeking information from a person or from a person. किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से, उससे डायरेक्टली उसकी इंफॉर्मेशन पूछना, या फिर कुछ एक्सपर्ट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे आप पॉलिटिक्स में बात करते हैं तो डायरेक्ट मोदी जी से क्वेश्चनिंग करना, या नरेंद्र मोदी अमित शाह जी से करना। सो ये इंटरव्यू होता है। और वहीं अगर आपको किसी पर्सन की हेल्थ केयर से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप एक्सपर्ट से बात करते हैं, उसके डॉक्टर से बात करते हैं। तो ये डॉक्टर से बातचीत करके इंफॉर्मेशन निकालना कि इनकी कंडीशन कैसी है, शुगर ज्यादा है, कम है, इन्हें कौन सी मेडिसिन कब देनी चाहिए, ये सारी जानकारी देते हैं आप एक एक्सपर्ट से जो कि डॉक्टर है। सो ये इंटरव्यू हुआ जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब जो थर्ड जो हमारी असेसमेंट मेथड है वो है केस स्टडी।
केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी होती है इन डेप्थ स्टडी। तो केस स्टडी में बेसिकली सारे असेसमेंट के मेथड आ जाते हैं, क्योंकि केस स्टडी बेसिकली एक डेटा होता है, कलेक्टेड डेटा। अब वो डेटा आप साइकोलॉजिकल टेस्ट से भी इकट्ठा कर सकते हैं, आप इंटरव्यू से भी इकट्ठा कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन से भी इकट्ठा कर सकते हैं, आप सेल्फ रिपोर्ट से भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो केस स्टडी बेसिकली सारे जो असेसमेंट मेथड्स होता है उसका कलेक्टेड डाटा होती है, और जो कि पहले से ही रिकॉर्डेड रखी होती है। हमने क्लास 10th में भी बहुत सारी इकोनॉमिक्स में केस स्टडी पढ़ी थी, पालमपुर वाले चैप्टर में भी। आप उससे रिलेट कर सकते हैं। अब जो केस स्टडी है इसका वाइडली यूज कौन करते हैं? इसका वाइडली यूज करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हमने क्लास 11th में पढ़ा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल शेयर डेफिनेशन विथ यू। अब जो फोर्थ हमारे पास में असेसमेंट मेथड है ये है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब रिकॉर्ड बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग और एनवायरनमेंट, यानी आप किसी का भी नेचुरल सेटिंग या एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। इट इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वर रहता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफर करती है। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, फर्स्ट वाला जो फोटो है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो लाइनस है उसने अपने कप को खा लिया है, उसका मुंह उसके अंदर है, वो खा रही है अपने कप को। वहीं जब आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, सेकंड पिक्चर पे देखते हैं तो उसने अपने बच्चे को गर्दन से पकड़ रखा है। सो ऑब्जर्वेशन में भी यही होता है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होते हैं। सो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता ही होता है। वहीं जो फिफ्थ चीज है हमारे पास असेसमेंट मेथड में वो है सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट क्या होता है? जब कोई इंसान अपने बारे में सब कुछ लिख देता है, अपने बिहेवियर, अपने ओपिनियंस, वो भी सच, उसमें कोई झूठ नहीं करता, वो किसी से मतलब ऐसा नहीं करता कोई पढ़ लेगा क्या होगा, कोई डांटेगा नहीं, वो अपनी सारी चीजें अपने खुल के लिखता है, तो उसे कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डायरी एंट्री। मुझे भी बेसिकली डायरी लिखने की आदत है, आई राइट माई डायरी एवरी डे। सो ये एक बहुत अच्छी आदत होती है। अगर आपके पास आप नहीं लिखते डायरी तो आपको लिखना चाहिए। इट विल रियली इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स एंड योर प्रोसेस ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑल ऑफ दैट। सो आप डायरी नहीं लिखते हैं तो प्लीज लिखना शुरू कर दीजिए, और अगर आप डायरी लिखते हैं सो इट इज वेरी गुड। इस वीडियो में हमने साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 देखा और उसकी हेडिंग्स देखी, जो कि थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, देन असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जिसके अंदर हमने 2 सब टॉपिक पढ़े। पहला सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, दूसरा द असेसमेंट मेथड्स। अब अगली वीडियो में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे इंटेलिजेंस एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। So please like, comment, share and do subscribe my channel, and don't forget to see all the parts of this video.